हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम कंपटीशन। टाइप कंपटीशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मित्रों, आज हम सभी साइंस की टॉप 30 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी टेक्नीशियन 2025 में जो सभी परीक्षाएं होने वाले हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट क्लास होगी ये। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका है कि ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है। ध्वनि की गति वायु में 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, इसके साथ फैक्ट में याद करिएगा। और ध्वनि गति तापमान के अनुसार बदलती रहती है, यानी कि ध्वनि की गति आपका तापमान पर निर्भर करता है। किस पर? तापमान पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करता है। चलिए फिर दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। शरीर में ऑक्सीजन यानी कि O2 का परिवहन कौन करता है? तो पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है। कहाँ? आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी यानी कि रक्त की लाल रक्त कणिका लाल होती है। क्या होती है? रक्त लाल होता है। किसके कारण? आरबीसी के कारण ही। तो सॉरी, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी जो है लाल होता है। और यही हीमोग्लोबिन जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम करती है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का पहुंचाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। किसके माध्यम से? आरबीसी के माध्यम से पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, मतलब आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आपका आरबीसी में पाया जाता है, जो बता चुके हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न में, तीसरे नंबर का प्रश्न है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आपका क्षोभ मंडल हो जाता है। क्षोभ मंडल जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। बादल का बनना, बारिश कराना, ये सभी किस मंडल में होता है? आपसे पूछे थे क्षोभ मंडल में। दोस्तों, इसी के साथ इम्पॉर्टेंट समताप मंडल में वायु यान उड़ाए जाते हैं। क्या उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। इसके साथ ये भी ध्यान रखिए, वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। चलिए चौथे नंबर का प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? सबसे बड़ी अगर हड्डी की बात करें तो कौन हो जाता है आपका? क्या होता है? तो आपका फीमर हड्डी होती है। कौन सी हड्डी? फीमर हड्डी। छोटी हड्डी की बात करें अगर तो छोटी हड्डी में आपको होता है स्टेपीज हो जाता है। क्या होता है? स्टेपीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रही है बड़ी पेशी की, तो सबसे बड़ी पेशी मान सके ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाता है, जो कि कुल्हे की मांसपेशी होती है। किसकी? कुल्हे की मांसपेशी होती है, जिसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो पूरे शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है। पाँचवें नंबर का प्रश्न आपकी, प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपका प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र लक्स मीटर है। कौन सा? लक्स मीटर से हम क्या नापते हैं? प्रकाश की तीव्रता नापते हैं। अगर तापमान की बात करें तो तापमान किसके द्वारा नापा जाता है? तो तापमान हम थर्मामीटर के द्वारा नापते हैं। किसके द्वारा? थर्मामीटर के द्वारा नापते हैं। यही अगर बात करें तो शरीर का तापमान किससे नापते हैं? स्फेग्नोमीटर के द्वारा हम शरीर का तापमान को मापते हैं। स्फेग्नोमीटर के द्वारा शरीर का तापमान, और सिर्फ और वायुमंडल का तापमान की बात करो थर्मामीटर के द्वारा, और शरीर का भी तापमान स्फेग्नोमीटर रक्त का दाब मापते हैं। स्फेग्नोमीटर द्वारा रक्त का दाब मापते हैं। लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। तापमान जो कि थर्मामीटर के द्वारा मापते हैं। फिर चलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। लक्स का प्रकाश तीव्रता की इकाई भी है, जो कि आपका लक्ष्य है वो प्रकाश तीव्रता की मात्रक भी। अगर आपसे पूछे प्रकाश तीव्रता की मात्रा क्या इकाई, तो आपका हो जाता है लक्स। क्या हो जाता है?
लक्स। चलिए फिर छठे नंबर का प्रश्न, छठवें नंबर का प्रश्न है कि सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है। सबसे बड़ी पक्षी आपका शुतुरमुर्ग है, यह उड़ भी नहीं सकता है। और सबसे बड़ा अगर पूछे सबसे बड़ा अंडा कौन सा पक्षी देता है तो आपका फिर वही आपका जवाब शुतुरमुर्ग ही हो जाता है। क्या? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी भी है और सबसे बड़ा अंडा भी देता है। आइए सातवें नंबर का प्रश्न, सातवें नंबर का प्रश्न आपका पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन पहला प्रतिजैविक और एंटीबायोटिक था, यानी पेनिसिलिन ऐसा पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगर बात करें आपसे पेन की खोज किसने की थी, पेन की खोज कमेंट करिएगा, पेन की खोज किसने की थी, बताइएगा भाई पेन की खोज किसने की थी। फिर चलते हैं आठवें नंबर के प्रश्न में। आठवें नंबर का प्रश्न है आपका कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। मंगल ग्रह के दो ग्रह भी हैं, डोमोस और फोमोस। डोमोस और फोबोस। मंगल ग्रह के दो लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह पे दो इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं, कौन सा, डोमोस और फोमोस, जो कि पूछता है, ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह की बात करते हैं, इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी जंग होने के कारण लाल दिखाई देता है। किसके कारण? मंगल ग्रह किसके कारण लाल दिखाई देता है? तो आपका आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग के कारण लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। फिर चलते हैं 90 नंबर के प्रश्न। 90 नंबर का प्रश्न है आपको मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कौन सी है। सबसे छोटी पेशी स्टेपिडी से, कौन सी? स्टेपेडियस से, जो कि कान में स्थित होती है। सबसे हड्डी छोटी हड्डी स्टेपी से, कौन से? स्टेपी से। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेपी से सबसे छोटी हड्डी और सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस है, जो कि दोनों को दोनों कहाँ पाई जाती है? दोनों के दोनों कान में ही पाई जाती है। कहाँ पे? कान में ही पाई जाती है। 10वें नंबर का प्रश्न है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। इसको हम फ्यूज तार के रूप में भी प्रयोग करते हैं। किस तार के रूप में? फ्यूज तार के रूप में प्रयोग करते हैं। फ्यूज तार के रूप में प्रयोग करते हैं। टंगस्टन का गलनांक आपका 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रतिरोध भी निम्न होता है। चलिए फिर अगले प्रश्न 11वें नंबर का प्रश्न है कि वायु में प्रमुख गैस कौन सी है। वायु में प्रमुख गैस यानी कि सबसे अधिक गैस कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन पाया जाता है आपका सबसे अधिक गैस, नाइट्रोजन। फिर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो नाइट्रोजन आपका 76% पाया जाता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाया जाता है। वायु में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि बता चुके हैं। फिर चलते हैं 12वें नंबर का प्रश्न। 12वें नंबर का प्रश्न है कि जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है। कितना? 7 होता है। पीएच मान की बात करें तो 7 उदासीन हो जाता है। 7 से अधिक यानी 7 से 14 तक कौन से हो जाते हैं? क्षारीय हो जाते हैं। कौन? जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है वो क्षारीय हो जाते हैं। और 7 से 0 यानी कि 1 तक क्या हो जाते हैं? अम्लीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अम्लीय हो जाते हैं। यानी कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह धातु या तत्व अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय हो जाता है। तो जल का पीएच मान, जल आपका उदासीन माना जाता है, तो जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जल एक उदासीन पदार्थ है जिसका पीएच मान 7 होता है। चलिए फिर अगला प्रश्न 13वें नंबर का प्रश्न। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? भीतरी कोर कहलाता है। अगर सबसे बाहरी परत की बात करें तो आपका क्रस्ट कहलाता है। क्या? क्रस्ट हो जाता है। क्रस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भीतरी की बात की है तो भीतरी कोर हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से लोहा और निकिल पाया जाता है। भीतरी कोर में क्या पाया जाता है? लोहा और निकिल पाया जाता है। चलिए फिर 14वें नंबर का प्रश्न। 14वें नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो आपका विटामिन के हो जाता है। अगर आपसे पूछे जल में घुलनशील विटामिन तो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र होगा WBC, यानी कि जल वाटर हो जाता है। वाटर जो है किसको बोलता है? BC, यानी कि विटामिन BC
विटामिन बी सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, यहाँ से याद करिए वाटर बी सी को डुबो देता है, वाटर बी सी को डुबो देता है, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी आपका जल में विलय हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें जल में या अविलय यानी कि वर्षा में विलय, तो कौन सा विटामिन हो जाता है, ए डक हो जाता है। कौन सा, ए डक, ए विटामिन ए, डी, ई, के, ये सभी विटामिन वर्षा में विलय हैं। किसमें, वर्षा में विलय हैं। अगर जल में विलय की बात करें तो डब्ल्यूबीसी को ध्यान रखिएगा, विटामिन बी और सी। पूछा क्या है, विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन आपका के हो जाता है। कौन सा, विटामिन के हो जाता है। विटामिन के यकृत में बनने वाली थक्के बनाने वाली प्रोटीन में सहायक होती है। विटामिन के क्या करता है, यकृत में बनने वाली थक्के बनाने वाली प्रोटीन में सहायक होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त संचरण किसने खोजा था, तो रक्त संचरण आपका 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने खोजा। कौन, विलियम हार्वे ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण खोजा था। पिछले प्रश्न में बात की तो रक्त रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में कौन करता है, सॉरी रक्त ऑक्सीजन का परिसंचरण पूरे शरीर में कौन करता है, तो आपका ऑक्सीजन का परिसंचरण पूरा शरीर में हीमोग्लोबिन करता है। कौन, हीमोग्लोबिन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। विलियम हार्वे 1628 में विलियम हार्वे ने रक्त संचरण की खोज की थी, यानी रक्त की खोज की थी। प्रश्न 16वें नंबर का प्रश्न में पूछा गया कि सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो कोरोना कहते हैं, जिसका तापमान लगभग इतना है, मतलब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोरोना का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोरोना सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जो कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। कौन सा परत, कोरोना, यानी कि सूर्य के बाहरी परत दिखाई देती है। सूर्य की बात करें तो सूर्य में आपका नाभ की संलयन अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभ की संलयन अभिक्रिया द्वारा, कौन से नाभ की संलयन अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। फिर आइए 17वें नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचंड गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसके पास है, तो आपका ब्लैक होल जाता है। कौन सा, ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाला है। ब्लैक होल, इसमें गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश भी नहीं निकल सकता। मतलब कि ब्लैक होल ऐसा है कि उसके अंदर से गुरुत्वाकर्षण, उसके बीच गुरुत्वाकर्षण जो उसके अंदर से अगर प्रकाश को हम भेजें, लाइट भी नहीं पार कर पाएगी। पादप में जल का परिवहन कौन करता है, तो पादप में जल का परिवहन जाइलम करता है। अगर यहीं पर भोजन की बात करें तो भोजन का परिवहन कौन करता है, तो भोजन का परिवहन आपका फ्लोएम करता है, जो कि दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन पॉइंट है। तो फ्लोएम आपका भोजन का निर्वहन करता है और खनिज पदार्थों का निर्वहन करता है। कौन, खनिज पदार्थों का भी निर्वहन करता है। लेकिन अगर बात करें जल परिवहन का, कौन करता है, तो जल परिवहन आपका जाइलम करता है। यह मिट्टी से पत्ते तक जल भी पहुंचाता है। मिट्टी यानी कि जड़ से तना तक क्या पहुंचाता है, जल पहुंचाता है। चलिए फिर 19वें नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है, तो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत रेडियोधर्मी क्षय है। कौन, रेडियोधर्मी क्षय है। इसमें यूरेनियम, थोरियम जैसे तत्व शामिल होते हैं। अगर बात करें रेडियो तत्व की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। किसने की थी, रेडियम की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने की थी। कौन, मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। फिर 20वें नंबर का प्रश्न और अंतिम प्रश्न होगा, सबसे बड़े स्थलीय जानवर कौन सा है, तो अफ्रीकी हाथी है। कौन सा, धरती पर सबसे बड़े स्थलीय जानवर कौन सा है, तो आपका अफ्रीकी हाथी होता है। इसका वजन लगभग 6000 किलोग्राम है। कितना, 6000 किलोग्राम है। आइए 30 प्रश्न है इस स्लाइड में, 30 प्रश्न पूरा कर लेते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। यह शरीर में जल के रूप में पाया जाता है। ऑक्सीजन शरीर में किसके रूप में पाया जाता है, जल के रूप में पाया जाता है। थायराइड हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है, तो थायराइड ग्रंथि में होता है, जो कि गले में पाया जाता है। कहाँ पर, गले में पाया जाता है। थायराइड हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है, थायराइड ग्रंथि में, जो कि ये कहाँ पर पाया जाता है, गले में पाया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र सी यानी कि कार्बन 6
हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? अगर आपसे प्रश्न पूछे तो शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपका ग्लूकोज हो जाता है। क्या? ग्लूकोज हो जाता है। ग्लूकोज होता है C6H12O6 इसका सूत्र हो जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। किसकी? प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। किसका है? दूरी का इकाई है। पूरे प्रकाश वर्ष जो है 1 वर्ष का प्रकाश दूरी होती है। 1 वर्ष का प्रकाश दूरी होता है। क्या होता है? 1 वर्ष का प्रकाश दूरी होता है प्रकाश वर्ष, जो कि दूरी का इकाई है। प्रकाश गति की दूरी से दूरी तय होती है। प्रकाश की गति से दूरी तय होती है। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया कौन करता है? तो किडनी यानी कि वृक्क करता है। कौन? वृक्क करता है। वृक्क करता है। मानव शरीर में 2 वृक्क पाए जाते हैं। कौन सा? 2 वृक्क पाए जाते हैं। यह रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि अपशिष्ट पदार्थ कौन होते हैं? जो पदार्थ हमारे शरीर के काम से नहीं होते हैं उसे अपशिष्ट पदार्थ के रूप कैटेगरी में रखते हैं। तो उससे वह किडनी रक्त से फिल्टर करके बाहर निकालती है। 26वें नंबर का प्रश्न है कि दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर हो जाता है। कौन सा? बैरोमीटर दाब को मापने वाला यंत्र हो जाता है। इसका आविष्कार टोरिसेली ने किया था। कौन? बैरोमीटर का आविष्कार कौन किया था? टोरिसेली ने किया था। कौन किया भाई? टोरिसेली ने किया था। किसका आविष्कार? बैरोमीटर का, जो कि हमारे दाब मापने के काम आता है। दाब का मात्रा क्या हो जाता है आपको पूछे तो? पास्कल हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? पास्कल हो जाता है। आइए 27वें नंबर का प्रश्न, किस ग्रह का नाम नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। किसे? पृथ्वी को नीला ग्रह भाई कहते हैं। पृथ्वी एक ही ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। पृथ्वी एक ही ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जीवन संभव है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह पर का लगभग 3 भाग जल से ढका है, यानी कि 3 भाग 71% फैक्ट दिया जाता है एनसीईआरटी में, लेकिन पृथ्वी का लगभग माना जाता है 3 भाग जल से प्लस 1 भाग स्थल से घिरा हुआ है। चलिए फिर 28वें नंबर का प्रश्न, सबसे तेज ऊर्जा किस प्रकार की होती है? सबसे तेज ऊर्जा किस प्रकार की होती है? तो गामा किरण होती है। कौन किरण? गामा किरण। ये परमाणु क्षय के दौरान निकलती है। कब निकलती है गामा किरण? जब परमाणु का क्षय होता है तो गामा किरण निकलती है। गामा किरण, इसको गामा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए फिर 29वें नंबर का प्रश्न, किस यंत्र से रक्तचाप मापा जाता है? तो बता चुके हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। रक्तचाप को मापा जाता है। यह पारे या डिजिटल प्रकार का होता है। यह पारे का होता है, लेकिन अब डिजिटल भी है तो डिजिटल प्रकार का भी होता है। इसे भी ध्यान रखिए। जिसमें पार भरा होता है वो पंप करने पर वायु भर के हम इसे नाप सकते हैं। जो पारे वाला होता है और डिजिटल तो ऑटोमेटिक ही काउंट कर देता है। कोशिका के नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका के नियंत्रण केंद्र को हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नाभिक कहते हैं। कोशिका के केंद्र के नियंत्रण क्या कहते हैं भाई? नाभिक कहते हैं। नाभिक में डीएनए उपस्थित है। नाभिक में डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डाई न्यूक्लिक अमीनो एसिड होता है। कौन सा? डाई न्यूक्लियर अमीनो एसिड हो जाता है। किसका? नाभिक का फुल फॉर्म। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। उससे पहले आपका एक काम है जो आपको पूरा करना होता है। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों का के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल में इतना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लेना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यह क्लास आपको ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, यानी कि रेलवे की चाहे जो एग्ज़ाम हो, जो परीक्षा हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। साथ साथ आप साइंस का कहीं भी किसी भी एग्जाम में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस साइंस की कॉमन क्लास ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।